हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम जॉन गाल्सवर्दी को कवर करेंगे। ओके, जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, पॉइंट हैं, उनकी प्रीवियस ईयर की कोट हैं और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोट है जिनके आने के चांसेस हैं, वो सब हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। और आपने देखा होगा टीजीटी में 8 से 10 क्वेश्चन तो गाल्सवर्दी से बन ही जाते हैं, तो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ही वॉज बोर्न ऑन 14 अगस्त 1867 एट किंगस्टन हिल इन सरे, इंग्लैंड। 14 अगस्त 1867 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? किंगस्टन हिल में। ये तो याद करना ही पड़ेगा। उनके फादर का नाम क्या था? जॉन गाल्सवर्दी। वो क्या थे? पेशे से एक वकील थे। ठीक है। उनकी मदर का नाम भी याद करना पड़ेगा डेफिनेटली, हो सकता है मदर का नाम आ जाए। उनकी मदर का नाम था ब्लांच वेरी। ओके, एक हाउस वाइफ थी वो। और उनकी एजुकेशन गाल्सवर्दी की, उन्होंने ही वाज एजुकेटेड इन द फेमस स्कूल एट हैरो। उनके वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ली थी अपनी। और वो क्या थे? ही वाज मोर ए प्लेयर देन ए स्कॉलर। वे स्कॉलर से ज़्यादा क्या थे? एक प्लेयर थे। ओके, ही ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स इन लॉ। जो गाल्सवर्दी थे उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी फ्रॉम न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1889। न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उन्होंने क्या की थी? लॉ की डिग्री ली थी। ओके, हिज फादर वांटेड हिम टू बी ए बैरिस्टर। उनके पिता चाहते थे कि वो क्या बने? उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, वकील बनाना चाहते थे। ही वॉज कॉल्ड टू द वॉर इन 1890 में वो गए वहाँ पे, बट ही प्रैक्टिस वेरी लिटिल। लेकिन उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। उनके पिता चाहते थे कि वो वकील बने, लेकिन उन्होंने ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने बोला भी है ये बात कि आई रीड इन वेरियस चैम्बर। अगर ये कोट आती है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये गाल्सवर्दी से रिलेटेड है। आई रीड इन वेरियस चैम्बर, मैं बहुत से चैम्बर्स में पढ़ा हूँ। प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, मतलब प्रैक्टिस ना के बराबर की है। एंड डिसलाइक्ड बाय प्रोफेशन थोरोली। और मैंने क्या किया है? अपने प्रोफेशन को डिसलाइक किया है, मतलब नापसंद किया है। उन्हें पसंद नहीं था, उन्हें नहीं बनना था वकील। ओके, नेक्स्ट। ड्यूरिंग हिज वॉयज, अपनी जो यात्राएं थी उनकी समुद्री यात्राएं, ही रीड, उन्होंने पढ़ा किसके बारे में? डिकन्स के बारे में। ओके, तुर्गनिएव के बारे में, मोपासांट के बारे में। ओके, टॉलस्टॉय के बारे में, हेनरी गिब्सन के बारे में। हेनरी गिब्सन से तो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। तो इन सब लोगों के बारे में पढ़ा उन्होंने, और वो उनसे क्या हुए? इन्फ्लुएंस हुई। और बाद में एक जोसेफ कोनार्ड, आपने नाम सुना होगा उनका, उनसे उन्होंने फ्रेंडशिप भी की थी। और ये क्वेश्चन आता है कि वो उनसे कब मिले थे? जोसेफ कोनार्ड से वो मिले थे उनसे 1893। आपको याद रखना है, 1893 में वो उनसे मिले थे। और उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी लंबे समय तक चली थी। ओके, नेक्स्ट। नेम बट अडा, सॉरी, नन बट अडा। आपको नाम सुना होगा आपने अडा का, जो उनकी वाइफ थी। शुरू में क्या था? वो उनका जो कज़न था आर्थर, उनकी वाइफ थी। लेकिन क्या हुआ? जब वो उनसे मिले तो उन्होंने उनमें क्या कर दिया? गाल्सवर्दी में इग्नाइट द स्पार्क, मतलब एक इग्नाइट कर दिया, एक स्पार्क जला दिया। ही मेट हर ओनली ए वीक आफ्टर हर मैरिज। जब जो अडा थी, अडा पियर्सन, उनकी शादी उनके कज़न आर्थर से हो गई थी, तो उसके एक हफ्ता बाद, मतलब एक सप्ताह के बाद वो उनसे मिले। किससे? गाल्सवर्दी एडा से मिले। ओके, और फिर उनके बीच में क्या हुई? एक वार्म फ्रेंडशिप हुई उन लोगों के बीच में। और जल्दी वो किस में बदल गई? इनटू अ रोमांटिक लव, रोमांटिक प्यार में बदल गई। सी लेफ्ट हर हस्बैंड, उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। किसके लिए? जॉन गाल्सवर्दी के लिए। लेकिन जॉन कुड नॉट मैरी हर, लेकिन जॉन उससे शादी नहीं कर सके। मतलब गाल्सवर्दी ने उनसे शादी नहीं की। बिकॉज, क्यों नहीं की? मतलब उस टाइम पे नहीं की, कुछ समय के बाद की। वो मैं आपको भी बताऊंगी कि कब की। तो उन्होंने शादी नहीं की उनसे,
क्योंकि अगर इस तरह से वो अपनी भाभी से शादी करते तो क्या होता, फैमिली की बदनामी होती। और उनके वे नहीं चाहते थे, ही डिड नॉट वांट टू पैनिक हिज फादर, वो अपने पिता को पैनिक नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने वेट किया 12 साल का। ओके, काफ़ी लंबा वेट किया। और जब जो उनके फादर थे जॉन गाल्सवर्दी, ये जो फादर थे सीनियर गाल्सवर्दी, उनकी जब डेथ हो गई 1904 में, याद रखना है आपको ये भी, कब डेथ हुई, 1904 में। तो एडा और जॉन ने, मतलब एडा और जॉन गाल्सवर्दी ने शादी कर ली। कब की, 1905, यानी कि नेक्स्ट ईयर। 1904 में उनके फादर की डेथ हो गई और 1905 में उन्होंने एडा से शादी कर ली, एडा पियर्सन से। ओके, ही एक्नॉलेज्ड हिज डेथ, उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया, हिज डेथ टू एडा नेमेसिस इन हिज डेडिकेशन टू फोरसाइट सागा। उन्होंने क्या किया, जो एडा ने उनके लिए किया ना, उस समर्पण को उन्होंने डेडिकेट किया। जो उनका आपको पता है, जॉन गाल्सवर्दी के जो वर्क है फोरसाइट सागा, उससे वो काफ़ी पॉपुलर हुए। ओके, तो उसमें जो रोल प्ले करती है ना हीरोइन उसकी, तो वो उन्होंने किसको डेडिकेट की, एडा को डेडिकेट की। और उन्होंने उसे कहा, ही कॉल्ड हर द मोस्ट डियरेस्ट, सबसे ज़्यादा प्यारी, एंड लवली कंपेनियन, एक प्यारा से लवली सी कंपेनियन, साथी, और मोस्ट फेथफुल हेल्पमेट, जिस जो क्या रही उनके लिए, फेथफुल, मतलब वो रही उनके लिए, फेथफुल रही, और बेस्ट नेचुरल क्रिटिक ए मैन एवर हैड, एक ऐसी नेचुरल क्रिटिक रही वो उनके लिए, एक व्यक्ति जो कभी अपनी लाइफ में रख सकता है, मतलब मिल सकता है, एक व्यक्ति को कभी मिल सकती है। इस तरह से उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, इसको, अपनी वाइफ को। वाइफ कौन थी, एडा। ओके, दे हैड नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं था। आपने सुना भी नहीं होगा गाल्सवर्दी के बच्चों के बारे में, क्योंकि कोई कहा ही नहीं था। बट दे लेड ए वेरी हैप्पी लाइफ ऑफ म्यूचुअल लव एंड एडमायरेशन, लेकिन उन्हें काफ़ी अच्छी लाइफ व्यतीत की, म्यूचुअल लव था उनके बीच में और एडमायरेशन थी। ओके, प्रशंसा थी। ही बिगेन हिज लिटरेरी करियर, अब उनके लिटरेरी करियर की बात करेंगे। लिटरेरी करियर 1897 में एक पब्लिकेशन हुआ था, फ्रॉम द फोर विंड्स, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का। ओके, 1897 ईयर याद रखना है, 1897 में आया था। दिस वर्क पब्लिश्ड, जो ये वर्क पब्लिश हुआ उनके किससे हुआ, एक सीडोनोम, मतलब छद्म नाम से हुआ था। नाम क्या था, जॉन सेंट जॉन, मतलब उनके रियल नाम से पब्लिश नहीं हुआ था, जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट जोसलिन आया 1898 में, जो उनका फर्स्ट नॉवलेट माना जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विच वाज ऑल्सो पब्लिश्ड अंडर द सेम सीडोनिम, जो पब्लिश हुआ जॉन सेंट जॉन के नाम से ही। ओके, 1898 में आया था जोसलिन, याद रखना है। ये इससे पहले वाला जो टीजीटी आया था ना, उसी का क्वेश्चन है ये। ओके, एक फिर आया उनका वर्क सेल्वेशन ऑफ ए फोरसाइट, अपीयर्ड हुआ 1901 में। ओके, द आइलैंड फेरेसिस 1904 में आया था, एक शॉर्ट नॉवल है जो पब्लिश हुआ था अंडर हिज ओन नेम, पहली बार उनके खुद के नाम से, यानी कि जॉन गाल्सवर्दी के नाम से पब्लिश हुआ था। द आइलैंड फेरेसिस कौन से ईयर में आया था, 1904 में। ओके, आफ्टर राइटिंग ऑलमोस्ट हाफ ए डोजन वर्क, मतलब लगभग आधा दर्जन वर्क लिखने के बाद उन्होंने उनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल आया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। कब आया, 1906 में। ओके, लास्ट फिर बाद में वो क्या बन गया, उनका फर्स्ट नॉवल बन गया। फर्स्ट नॉवल किसका, जो उनकी फोरसाइट सागा सीरीज आई थी ना, फोरसाइट सागा की सीरीज, उसका फर्स्ट नॉवल बना द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, उन्होंने बहुत मेहनत की, मतलब जो वो थे घायल ब्रिटिश सोल्जर हॉस्पिटल में फ्रांस के, वहाँ पे उन्होंने उनके लिए बहुत हार्ड वर्क किया, और अपने इन रिकग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने अपना योगदान किया था लिटरेचर के लिए, और अपने जो उन्होंने पब्लिक सर्विस दी थी
लोगों की सेवा की थी, तो उन्हें एक नाइटहुड की उपाधि ऑफर की गई 1917 में, लेकिन फिर उन्होंने उसको मना कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था। और उन्होंने मतलब उन्हें ऐसा लगा कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, साहित्य ही अपने आप में क्या है, एक इनाम है। तो लिटरेचर लिखने के लिए उन्हें कोई इनाम नहीं चाहिए, वो अपने आप में अगर वो लिख रहे हैं ना, वो अपने आप में ही एक रिवॉर्ड है। फिर क्या हुआ, फिर वो नॉमिनेट हुए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर कौन, ये नाम याद रखना है आपको, डेविड लोयड जॉर्ज। ओके। 1921 में क्या हुआ, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने ऑफ द लंदन सेंटर ऑफ PEN, ए वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन थी। PEN, पी मतलब पोएट्स, E एसिस्ट और N नॉवलिस्ट, जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन थी 1921 में, उसके प्रेसिडेंट बने वो। ओके। और उन्हें आपको पता होगा 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था, 1932 में, ये भी याद रखना है आपको पॉइंट। ओके। उन्होंने 7 ऑनरेरी डिग्री अर्न की यूनिवर्सिटी से। ये क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी कि कितनी मतलब यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से उन्होंने 7 ऑनरेरी डिग्री अर्न की, तो याद रखना है आपको 7 थी वो। यूनिवर्सिटी ऑफ एंड्रयू, मैनचेस्टर की, डबलिन, कैम्ब्रिज, शेफील्ड, ऑक्सफोर्ड, ओके, याद रखेंगे, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के नाम है ये। 7 यूनिवर्सिटी थी, आपको याद रखना है, वहाँ से उन्होंने 7 ऑनरेरी डिग्री ली। ओके। 1929 में उनको अवार्ड दिया गया, कौन सा, ऑर्डर ऑफ मेरिट, याद रखना है सारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला, 1929 में। इनसे ये ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कि ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला, और नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर कब मिला, 1932 में मिला है। ओके, तो ये याद करना है आपको बार बार। ओके। ऑर्डर ऑफ मेरिट अगर ये आ जाए ज़्यादा डीप क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ मेरिट इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो किंग एडवर्ड के द्वारा, किंग एडवर्ड 7 के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था 1902 में। ओके। गाल्सवर्दी लिव्ड द लास्ट 7 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जो अपने आखिर के 7 साल थे वो कहाँ पे रहे, वेस्ट सुसेक्स, मतलब एक स्थान था, जगह थी, वहाँ पे रहे। और वहाँ पे वो मतलब ही डाइड, वो मर गए। कब मरे, 1933 में। किससे, ब्रेन ट्यूमर से। आपको ये भी याद रखना है कि वो कैसे मरे, उनका मतलब ब्रेन ट्यूमर से उनकी डेथ हो गई। लंदन रेजिडेंस में, ग्रोवनोज हेम्पस्टेड, नाम भी याद रखेंगे कि कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। ओके। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद हिज विल, मतलब जैसे कि उनकी इच्छा थी तो उनको क्या किया गया, क्रीमेटेड, मतलब उनका अंतिम संस्कार किया गया। कहाँ पे, वॉकिंग में। वॉकिंग कहाँ पे था, एक ये लोकेशन थी नॉर्थ वेस्ट ऑफ सरे, वहाँ की लोकेशन में उनको क्या किया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। और उनकी राख को ना क्या किया गया, स्कैटर्ड, बिखेरा गया ओवर द साउथ डाउन फ्रॉम एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से बिखेरा गया उनकी राख को। ओके। वर्जीनिया वुल्फ उनको क्या कहती थी, उनको कहती थी, वर्जीनिया वुल्फ ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है, उनको बोला है स्टफ्ड शर्ट, मतलब एक जो होते हैं ना आडम्बरी लोग, आडम्बरी लोग होते हैं ना जो आडम्बर बनाए रहते हैं, कैसे, और मतलब वो उनको कहती थी वर्जीनिया वुल्फ, उनको गिल्टी मानती थी, दोषी मानती थी ऑफ द सेम बिहेवियर और एटीट्यूड, उस बिहेवियर और एटीट्यूड के लिए जिसका उन्होंने क्या किया है, अपनी ही राइटिंग में ऑब्जेक्शन किया है। मतलब अपनी राइटिंग में तो उन्होंने उस बात को ऑब्जेक्शन किया है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और उन्होंने खुद उसको क्या किया है, फॉलो किया है। तो वर्जीनिया वुल्फ को उनकी ये बात पसंद नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए वो उनको आडम्बरी बोलती थी, स्टफ्ड शर्ट। ओके। नो लिविंग इंग्लिश राइटर, कोई भी मतलब जो इंग्लिश राइटर है, जैसे कि ना ही D.H. लॉरेंस, नोर H.G. वेल्स, नोर E.M. फॉरेस्टर, नोर वर्जीनिया वुल्फ हैड द प्रेस्टीज, मतलब ऐसी प्रतिष्ठा किसी की नहीं थी इंग्लिश राइटर की, द पावर, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसी पावर, मतलब उस टाइम पे नो लिविंग, मतलब जो उस टाइम पे जीवित थे, जो उनके साथ थे, एंड द पब्लिक ही हैड, जैसे किसके पास थी, गाल्सवर्दी के पास थी। ऐसी प्रतिष्ठा और पावर किसी के पास नहीं थी, मतलब पब्लिक, उनके चाहने वाले लोग इतने थे।
ये बात बोली है उन्होंने, सैनफोर्ड ने। कहाँ पे बोली है? गाल्सवर्दी की डेथ के समय इन 1933, 1933 में, इन द बुक जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी की बुक में। ओके। द डेविड डाइचेज, नाम सुना होगा आपने। डेविड डाइचेज ने उनको, गाल्सवर्दी को डिस्क्राइब किया है द लास्ट ऑफ द विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। उनको बोला है, किसको? गाल्सवर्दी को, कि वे विक्टोरियन नॉवेलिस्ट में क्या थे? लास्ट थे मतलब। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डी.एच. लॉरेंस ने कहा है उनके बारे में। अब डी.एच. लॉरेंस क्या बोलते हैं? जो उनका वर्क था ना, मोस्ट पॉपुलर, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, गाल्सवर्दी का, तो उन्होंने अपने एसे में, एसे का नाम था द स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी एंड अदर एसे, उसमें बोला है डी.एच. लॉरेंस ने मैन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। क्या बोला है? अब पढ़ते हैं। द बुक हैज द एलिमेंट्स ऑफ ए वेरी ग्रेट नॉवल। जो इनकी ये मैन ऑफ प्रॉपर्टी है ना, इसमें एलिमेंट्स हैं बहुत ही महानॉवल के। एक बहुत ही ग्रेट सटायर है, ये व्यंग्य है एक ग्रेट। इट सेट्स आउट टू रिवील द सोशल बीइंग इन ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड इन्फेरिटी। समझे आप? इट सेट आउट, ये जो क्या करती है? सेट करती है, रिवील, प्रकट करने में, सोशल बीइंग इन ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी सारी किसके साथ? स्ट्रेंथ के साथ। इट इज़ द अल्टीमेट सटायर। ये क्या है? एक अल्टीमेट सटायर है मॉडर्न ह्यूमैनिटी पे, जो आज का आधुनिक मानव है ना, उस पर ये व्यंग है। क्या है? एंड डन फ्रॉम द इनसाइड, मतलब इनसाइड, अंदर से, एंड विद रियल कंज्यूमेट स्किल एंड सिंसियर क्रिएटिव पैशन। किसके साथ किया है? एक कंज्यूमेट स्किल के साथ, स्किल मतलब एक कौशल के साथ, और सिंसियर मतलब जेन्यून, क्रिएटिव पैशन के साथ। समथिंग क्वाइट न्यू, कुछ कैसा जैसे बिल्कुल नया हो। इस तरह से बोला है डी.एच. लॉरेंस ने मैन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ओके। नेक्स्ट चलेंगे। इन नवंबर 1911 की बात है, लॉरेंस ने क्या किया? रिकमेंस किया। किसको? गाल्सवर्दी के याद किया, मतलब गाल्सवर्दी ए लिटिल ड्रीम टू हिज, रिकमेंस मतलब किसी को रिकमेंड करते हैं ना हम, सलाह देते हैं। तो लॉरेंस ने किन्हें, जो उनकी फियोंसे थी, फियोंसे का नाम था लुई वूरो, उन्होंने रिकमेंड किया गाल्सवर्दी का। ओके। एंड कॉल्ड इट, गाल्सवर्दी का जो लिटिल ड्रीम है ना, उसको रिकमेंड किया। जैसे मैं आपको कुछ रिकमेंड कर दूँ कि आपको ये किताब पढ़नी है, तो उन्होंने अपनी फियोंसे को रिकमेंड किया, और क्या बोला उसको? रादर गुड, मतलब बहुत अच्छा है, दो यद्यपि थोड़ा सा क्या है? मैकेनिकल है, लेकिन बहुत अच्छा है। इस तरह से आपको याद रखना है। ओके। गाल्सवर्दी का जो स्ट्राइप है, अच्छे से पता होगा आपको। ओके। ये बहुत ही मोस्ट स्टेनुअस, मतलब बहुत ही स्टेनुअस किसे बोलते हैं? जिसमें बहुत प्रयत्न लगा हो, प्रयत्न साध्य है, और एक रिमार्केबल ड्रामा है ऑफ मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक युग का। वाकई में स्ट्राइप अच्छा तो बहुत है, आपने इसकी समरी पढ़ी होगी। इट इज सच ड्रामा दैट वी वांट, एक ऐसा ड्रामा था जो हम चाहते थे। सच ड्रामा, ऐसा ड्रामा, दैट विल लिफ्ट आर स्टेज, जो हमारे स्टेज को भी क्या कर देगा? उठा देगा। एज वेल एज आर नेशनल रेपुटेशन, हमारी नेशनल किसको? रेपुटेशन को, मतलब हमारी रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। ये बोला था ए विल्सन ने। कहाँ पे बोला था? इन एडवर्डियन थिएटर, एडवर्डियन थिएटर में बोला था, जब इस टाइप को वो किया रहा था, परफॉर्म किया जा रहा था, तब बोला था कि ये एक ऐसा ड्रामा है जो क्या करेगा? हमारे स्टेज को भी उठा देगा, हमारी रेपुटेशन को बढ़ा देगा। इस टाइप के बारे में बोला था। ओके। नेक्स्ट, सॉरी आगे चलते हैं। जस्ट ए मिनट, ये हो गया था, ये भी हो गया था। ओके। यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू राइट लाइक गाल्सवर्दी।
मैं नहीं लिखना चाहता किसकी तरह, गार्सवर्दी की तरह, ना ही इब्सन की तरह, ना ही स्टीनबेक की तरह, नॉर एनी ऑफ देम, इनमें से किसी की तरह भी नहीं लिखना चाहता हूँ। नॉट इवन इफ़ आई कुड, और ना ही मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब वो खुद कह रहे हैं, कौन है, लॉरेंस कह रहे हैं कि ना तो मैं इनके जैसा लिखना चाहता हूँ और ना ही मैं लिख सकता हूँ। वी हैव टू हेट आर इमीडिएट प्रेडिसर, हमें क्या करना है, जो हमारे प्रेडिसेसर्स थे, हमें वी हैव टू हेट, हमें उनसे क्या करनी पड़ेगी, हेट करनी पड़ेगी। टू गेट फ्री, क्या होने के लिए, फ्री होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, फ्रॉम देयर अथॉरिटी, किससे, उनकी अथॉरिटी से। 1913 में लॉरेंस ने क्या किया, अपने प्ले को डिफेंड किया। अपने जैसे वो अपने वर्क है ना, अपने प्ले हैं तो उनको डिफेंड किया कि मुझे तो गार्सवर्दी के जैसा, इब्सन के जैसा लिखना ही नहीं है और ना ही मैं लिख सकता हूँ, है ना। जब हमें कोई काम नहीं आता हम ऐसे ही बोलते हैं, मुझे तो इसके जैसा करना ही नहीं है, जबकि हमसे सच में इसके जैसा होगा भी नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द करेक्टर ऑफ स्ट्राइप, जो स्ट्राइप के करेक्टर्स हैं, एपियर, जो स्ट्राइप के करेक्टर हैं वो कैसे लगते हैं, बोनी, मतलब छोटे, ब्रेडलेस ड्रामा। आपने देखा होगा जो मतलब जैसे स्ट्राइप है उसमें क्या होता है, वो स्ट्राइक में क्या होता है, आपको स्ट्राइक की समरी तो आपने पढ़ी होगी। स्ट्राइक में क्या करते हैं, वो करते हैं, हड़ताल कर देते हैं, वर्कर मतलब लेबर हड़ताल कर देती है। लेकिन एक क्या है वो, ब्लडलेस ड्रामा है। ब्लडलेस मतलब जिसमें खून नहीं बहा। अब आपने शेक्सपियर की ट्रेजेडी देखी होंगी, जैसे आप टाइटस एंड्रोनिकस को ले लो, कितना खून खराबा दिखाया है उसमें। लेकिन जो स्ट्राइक के करेक्टर हैं वो कैसे हैं, ब्लडलेस ड्रामा है वो उसमें, और जो प्लॉट है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इसके द्वारा, नियमों के द्वारा, मतलब मीज़र, मतलब इतना इतना उसमें नाप तोल की चीज़ें। एंड द प्ले इज़ मेलोड्रामेटिक, प्ले कैसा है, मेलोड्रामेटिक है, और सेंटिमेंटल मतलब भावुक कर देने वाला। आपको पता होगा जब वो वर्कर का हेड रहता है, जब उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो सब क्या हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, सब भावुक हो जाते हैं। तो ये बात लॉरेंस ने बोली है। ओके, किसके बारे में, जब वो गार्सवर्दी के स्ट्राइक पे फिर से वर्क कर रहे थे ना, रीवर्क, तब बोली थी इन हिज प्रीफेस, अपने प्रीफेस में, टू टच एंड गो। ओके, नेक्स्ट। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज डन फ्रॉम द इनसाइड विद सिंसियर क्रिएटिव पैसन। लाइन फिर से रिपीट हो गई, आपको याद रखना है मैन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। वो मतलब अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, मतलब इनसाइड मतलब अंदर से लिखा हुआ, मतलब वर्क है बहुत ही क्रिएटिव पैसन के साथ, एक मतलब उसमें जेन्युइन काम किया गया है मैन ऑफ प्रॉपर्टी में। ये बात लॉरेंस ने बोली थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इवन दोज करेक्टर्स, मतलब अगर हम उन करेक्टर्स की बात करें, वो रिवल, जो विद्रोह करते हैं, इसके विरुद्ध, वर्ल्ड के, इन विच, ऐसे संसार के जिसमें क्या है, मनी क्या कर रही है, पैसा क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, किसको, प्रिंसिपल को, मतलब सिद्धांतों को। आर ओनली कन्फर्मिंग दैट प्रिंसिपल थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब डेविड जो इलिस हैं उन्होंने बोला था गार्सवर्दी के करेक्टर्स के बारे में, एक जो वर्क आया था उनका, डी.एस. लॉरेंस डाइंग गेम करके, उसमें बोला था कि जो करेक्टर्स हैं ना वो क्या कर रहे हैं, गार्सवर्दी के जो करेक्टर हैं, जो गार्सवर्दी ने अपने प्ले में करेक्टर का पोर्ट्रेट किया है, मतलब चित्रण किया है, वो क्या कर रहे हैं उसमें, वो एक विद्रोह कर रहे हैं, किसके खिलाफ, मनी के। पैसा क्या कर रहा है, मतलब जो सिद्धांत है उनको क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। लेकिन करेक्टर्स ने क्या किया, विद्रोह, करेक्टर्स का विद्रोह दिखाया है। आपने देखा होगा सिल्वर बॉक्स वगैरह, समरी पढ़ी होगी, तो उसके करेक्टर्स पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, शाह कैन नॉट रियली डिवाइड हिज माइंड, जो जी.बी. शाह हैं वो क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते अपना माइंड, एंड लेट द टू पार्ट्स स्पीक इंडिपेंडेंटली, और जो नहीं बोलने दे सकते, मतलब माइंड को दो जगह डिवाइड नहीं कर सकते, और उसके जो पार्ट हैं उसको इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से बोलने नहीं दे सकते। इफ़
वी वांट टू सी ए फेयर आर्टिस्टिक बैलेंस। अगर हमें एक फेयर बैलेंस देखना है ना, आर्टिस्टिक कलात्मक बैलेंस बिटवीन टू अपोजिट व्यू, दो अपोजिट व्यू के बीच में, तो हमें किसके लिए जाना पड़ेगा? इब्सन के लिए या फिर गाल्सवर्दी के लिए। ये बोला है चेस्टरटन ने। किसके बारे में? गाल्सवर्दी के बारे में। ओके, नेक्स्ट, हिज कैरेक्टर्स आर वेल स्टडी। ये अल्बर्ट ने बोला है गाल्सवर्दी के लिए। जो गाल्सवर्दी के करेक्टर हैं ना, वो क्या हुए हैं? वेल स्टडी, अच्छे से अध्ययन किए हुए हैं। उनके जो साइकोलॉजिकल इंसाइट हैं वो पर्टिकुलरली देखे गए हैं इन हिज स्टडी ऑफ इंटीग्रल कॉन्फ्लिक्ट। हिज डायलॉग्स एंड सिचुएशन आर नेचुरल। जो उनके डायलॉग्स हैं और सिचुएशन है वो क्या है? वो नेचुरल है, और वो क्या नहीं करती, कभी लैप्स नहीं करती इनटू सेंटिमेंटलिटी और मेलोड्रामिक डिस्टोर्शन। मतलब जो सेंटिमेंटल भावुक डिस्टोर्शन है ना, डिस्टोर्ट करना क्या होता है? किसी चीज़ को क्या करना? तोड़ मरोड़ के पेश करना। तो वो इस तरह से पेश नहीं करती। कौन? उनके कैरेक्टर्स। ओके, जॉन गाल्सवर्दी का नेम जनरली किसके साथ लिया जाता है? जीवी सा के साथ। आपने देखा होगा, उनके कंटेम्प्रेरी थे वो। और आपको बता दूं कि जो हार्डी की वो थी फ्यूनरल, मतलब जब हार्डी को ले जाया जा रहा था, उनकी जो वो ले जाते हैं ना कंधे पे रख के डेड बॉडी को, तो उनके वो क्या बने थे? पालवियरर। पालवियरर मतलब एक कंधे पे उन्होंने गाल्सवर्दी ने रखा था और एक कंधे पे जीवी सा ने, और दो लोग और थे। लेकिन आपको यहाँ बस गाल्सवर्दी के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम, तो उन्हीं की बात करेंगे। ओके, ह्यूमन बीइंग इज़ द बेस्ट प्लॉट। जो मानव है ना, मतलब हम मानव के ऊपर बेस करके लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने, सोशल ट्रेजेडी लिखी है, तो वही बेस्ट प्लॉट है। बस ये बताना इम्पॉसिबल है, इट मे बी इम्पॉसिबल टू सी व्हाई ही इज़ गुड प्लॉट, कि वह गुड प्लॉट क्यों है। ही इज़ ऑर्गेनिक, वह ऑर्गेनिक है। ठीक है, याद रखेंगे, गाल्सवर्दी ने बोला है। ओके, अगर इस तरह की कोट आती है किसने दी है, तो याद रखेंगे गाल्सवर्दी ने दी है। ओके, द प्ले इज़ ए पिक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इन इट्स एटीट्यूड। जो प्ले होता है ना, क्या होती है? एक तस्वीर होती है किसकी? ह्यूमन हार्ट, मतलब मानवीय झुंड की। प्ले में जब हम कोई प्ले देखते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होती है? वो तस्वीर तो होती है ना, किस तरह मानव का एटीट्यूड होता है, किसकी तरफ? एक ओफेंडर की तरफ, हीट्स लोअर्ड, जो अपना सिर झुकाए रहते हैं उनकी तरफ, हेड लोअर्ड, और हॉर्न्स पॉइंटेड। ओके, तो जो मानव मतलब जो प्ले होता है वो तस्वीर होती है। जो एक्चुअल में जैसे एक्चुअल में वो जो ह्यूमन होता है वो बिहेव करता है, ऐसे वो प्ले में दिखाते हैं, गाल्सवर्दी ने बोला था ये। ओके, एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ, जो लाइफ का हर ग्रुप है, मतलब हर समूह, हैज़ इट्स इनहेरेंट मॉरल, उसमें अपने ही कुछ क्या होते हैं? इनहेरेंट मतलब जो जीवन का, जैसे अलग अलग तरह के लोग हैं, तो उसमें हमें क्या होता है? इनहेरेंट मतलब खुद ही मिले हुए, किससे? अपने पूर्वजों से। इनहेरेंट मॉरल होते हैं, हमें नैतिक गुण होते हैं। और जो ड्रामेटिस्ट का बिजनेस होता है वो क्या होता है? उनको ब्रिंग, बाहर लाना, किसको? उनकी जो मॉरल, नैतिक, पोइगनेंटली, मतलब जो नैतिक मानविकता है उसको क्या करना? लाइट ऑफ डे, मतलब उसको प्रकाश पर, उस पर प्रकाश डालना। ये किसका काम होता है? ड्रामेटिस्ट का काम होता है। ये बात गाल्सवर्दी ने बोली है। गाल्सवर्दी क्या थे? रिलेंटलेसली रियलिस्ट थे, मतलब एक यथार्थवादी थे वो। इन ऑलमोस्ट ऑल हिज प्ले, अपने सारे प्ले में, नॉवेल्स में और शॉर्ट स्टोरी में। ये बात बोली है R.H. कोट्स ने। ओके, गाल्सवर्दी वांटेड टू शेड लाइट, गाल्सवर्दी चाहते थे प्रकाश डालना, ऑन द फॉरगॉटन डार्क स्पॉट ऑफ ह्यूमन लाइफ, किन पे? जो ह्यूमन लाइफ है, जो मानव जीवन के क्या है? डार्क स्पॉट है, मतलब ऐसे मतलब जैसे मानव के कुछ होते हैं ना छुपे हुए, उन पे वो प्रकाश डालना चाहते थे।
जिनके बारे में कोई नहीं लिखना चाहता था ना। जैसे उन्होंने वो लिखा है, जैसे फाल्टर को जेल हो जाती है तो वो प्रिजन के बारे में लिखते हैं कि प्रिजन में किस तरह से लोगों को मतलब जैसे सज़ा मिल जाती है तो लोगों को किस तरह से रखा जाता है कैद में। तो वो क्या कर रहे हैं, उन डार्क स्पॉट पर प्रकाश डाल रहे हैं ताकि क्या हो सके, प्रोवाइड कर सके वो मोरल गाइडेंस। ओके नेक्स्ट, गाल्सवर्दी की हैबिट थी एक, वो क्या करते थे, किसी ओल्ड नॉवेल को एक नए प्ले में बदल देते थे। क्या करके, नाम चेंज करके, सीन को इधर उधर शिफ्ट कर दिया, डायलॉग बदल दिए, उसका नैरेटिव बदल दिया। ये गाल्सवर्दी की हैबिट थी, याद रखना है आपको। ओके, व्हेन एन आर्टिस्ट ऑफ मिस्टर गाल्सवर्दीज हाई इंडिवर मेंटल इक्विपमेंट एंड टेक्निकल स्किल राइट्स ए प्ले लाइक स्टाइल। एक रिव्यूअर था, उसने टाइम्स मैगजीन में लिखा था कि जब कोई आर्टिस्ट जो है मिस्टर गाल्सवर्दी के जैसा हाई इंडिवर का और मेंटल इक्विपमेंट का और टेक्निकल स्किल का यूज़ करेगा और एक प्ले लिखेगा, कैसा प्ले, जैसे कि स्ट्राइव है, तो उसने क्या किया है, उसने ना एक प्ले से भी ज़्यादा काम किया है। उसने क्या किया, एक पब्लिक सर्विस की है, एक समाज सेवा की है। अब आपने क्या देखा, स्ट्राइक में क्या करते हैं, वो मजदूर वर्ग डिमांड करता है ना अपने अधिकारों की, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक पब्लिक सर्विस हुई ना, इस प्ले को देख के लोग इंस्पायर होंगे, वो भी अपने अधिकारों की बात करेंगे, इसलिए बोला है। ओके, W.J. लेमन का काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है ये कि गाल्सवर्दी नेवर लर्न टू टेल ए गुड स्टोरी। गाल्सवर्दी ने कभी सीखा ही नहीं है क्या करना, एक अच्छी कहानी बताना। मतलब W.J. लेमन को उनका जो नरेटिव था ना, जो उनका तरीका था गाल्सवर्दी का एक अच्छी स्टोरी कहने का, पसंद नहीं है। ओके, गाल्सवर्दी ने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया है, टेक केयर ऑफ करेक्टर। बस तुम करेक्टर की और एक्शन का ध्यान रखो, डायलॉग अपने आप सही हो जाएंगे, डायलॉग अपने आप परफेक्ट आएंगे। आप किसका ध्यान रखना है आपको, करेक्टर का और एक्शन का। गाल्सवर्दी ने चैलेंज किया है आइडिया को, कौन से आइडिया को, विक्टोरियन इंग्लैंड के जो आइडिया थे ना उनको चैलेंज किया था कि अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइफ कॉल्स द ट्यून एंड वी डांस। जिंदगी क्या है, एक ट्यून है जिस पे हम सब क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। गाल्सवर्दी ने कहाँ पे बोला था, जस्टिस में। ओके नेक्स्ट, द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, एक अटर इम्पॉसिबिलिटी है टू चेंज व्हाट यू हैव डन। मतलब जो लाइफ की बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि जो तुमने कर दिया ना, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है उसको चेंज करना। ठीक है, तो हम बाद में बस क्या कर सकते हैं, हम उस पर रिग्रीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आगे को सुधार कर सकते हैं, लेकिन जो हो गया वो हो चुका है। ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। गाल्सवर्दी ने बोला था ये स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट, बात तो सही बोली थी वैसे। लव हैज़ नो एज, नो लिमिट एंड नो डेथ। ना ही प्यार की कोई उम्र होती है, ना ही सीमा होती है, और ना ही वो कभी मरता है। गाल्सवर्दी ने बोला था इन द पैट्रिशियन, ये उनका वर्क है। अब जो कोट आती रहेगी ना, और उससे मैं आपको बताती हूँ कि ये इस प्ले में बोला है, इस वर्क में बोला है, तो आपको वो वर्क पे याद रखना है कि वो वर्क किसका है, गाल्सवर्दी का है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोट ना आए और वो वर्क आ जाए और वो पूछ ले जाए कि ये वर्क किसका है, तो हमें याद रखेंगे कि वो गाल्सवर्दी का है। ओके, बिगनिंग और एंडिंग जो ऑल वुमेन की है कैसी हैं, अनटाइडी, अव्यवस्थित है। मतलब जैसे किसी भी काम को अगर आप लेके चलो तो उसकी जो शुरुआत होगी और जो अंत होगा वो कैसा होगा, अव्यवस्थित होगा। गाल्सवर्दी ने बोला है लॉयल्टीज। ओके, जस्टिस इज़ अ मशीन। जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, एक मशीन है। व्हेन समवन हैज़ वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश। जब कोई शुरू में इसको पुश कर देता है ना न्याय को, मतलब न्याय के लिए बोल जाता है, न्याय के लिए खड़ा हो जाता है, रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ, फिर ये खुद से खुद आगे चलने लगता है। ओके, मतलब हमें अपने न्याय के लिए एक बार बोलना है, फिर चीज़ें अपने आप चलने लगेंगी राइट डायरेक्शन में। गाल्सवर्दी ने बोला था जस्टिस, कब आया था
1910। आपको शायद आपने पता नहीं नोटिस किया होगा या नहीं, लेकिन गाल्सवर्दी के जस्टिस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मतलब डेफिनेटली आपको 1-2 क्वेश्चन जस्टिस से मिल ही जाएगा, तो जस्टिस को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, पब्लिक ओपिनियन इज़ ऑलवेज इन एडवांस ऑफ द लॉ। ओके, जो पब्लिक ओपिनियन है हमेशा वो क्या होते हैं, एडवांस में रहते हैं, मतलब लॉ से भी, नियम से भी। आपने देखा होगा जैसे कुछ होता है ना, तो लोग जो पब्लिक होते हैं ना, वो अपने आप पहले ओपिनियन देना शुरू कर देती है। मतलब जज जो है, कोई अगर कल्प्रिट है, कोई गुनहगार है, तो जज उसको सज़ा नहीं सुनाएंगे, उससे पहले ही पब्लिक अपने ओपिनियन देना शुरू कर देगी। तो हमेशा क्या चलता है, पब्लिक ओपिनियन एडवांस में चलता है। गाल्सवर्दी ने बोला है अपने प्ले विंडोज़ में, 1922 में आया था। ओके, इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, अगर तुम फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं हो, यू कांट हैव फन। तो तुम क्या, जब कोई तुम कुछ प्लानिंग ही नहीं करोगे फ्यूचर के लिए, तो फिर वो होगी कैसे। ओके, तो गाल्सवर्दी ने बोला है ये पॉइंट स्वान सॉन्ग में। अर्ली मॉर्निंग डज नॉट मीन्स वर्ड। जो अर्ली मॉर्निंग होती है ना, मीन्स क्या होता है, मीन्स का मतलब होता है एक किसी के बारे में मतलब बोलना एक बहुत ही डायरेक्ट और ऑनेस्ट वे में, बिना चिंता किए कि कोई क्या हो सकता है, ऑफेंड हो सकता है। तो अर्ली मॉर्निंग ऐसे ही होती है। ओके, गाल्सवर्दी ने बोला है फोरसाइट सागा में कि जो अर्ली मॉर्निंग होती है डज नॉट मीन्स वर्ड, वो किसी को ऐसे मतलब डायरेक्ट और ऑनेस्ट वे में नहीं बोलती कि कोई सामने वाला क्या हो जाए, उससे ऑफेंड हो जाए। ओके, इट इज़ नॉट इनफ टू लव पीपल। ये पर्याप्त नहीं है टू लव पीपल, लोगों को प्यार करना, बिकॉज दे आर गुड टू यू। मतलब मुझे लोगों से इसलिए प्यार नहीं करना क्योंकि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, और या फिर बिकॉज इन सम वे और द अदर वे यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बाय इट। या फिर इसलिए प्यार नहीं करना कि हो सकता है मुझे इनसे कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ मिल जाए, इसलिए प्यार नहीं करना। वी हैव टू लव, हमें प्यार करना है, बिकॉज वी लव लविंग, क्योंकि हमें प्यार करना अच्छा लगता है। गाल्सवर्दी ने बोला था इन ए बिट ऑफ लव। ये सारी कोट प्रीवियस ईयर की ही है। ओके, कहीं ना कहीं आई हुई है, आपको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करना है। ओके, हम तो जो गाल्सवर्दी के प्ले होते हैं उनकी समरी भी नहीं पढ़ पाते सबकी, लेकिन जो उनसे इम्पोर्टेंट कोट है 2-2, 4-4 वो याद कर लेंगे। ओके, सोसाइटी इज़ बिल्ड ऑन मैरिज। समाज किससे बना है, शादी पे बना है, शादी पे और उसके कॉन्सिक्वेंस पे, उसके परिणाम पे। गाल्सवर्दी ने फोरसाइट सागा में बोली है। ओके, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूटिशन टिल इट वाज डिस्ट्रॉयड। मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुनी होगी अगर गाल्सवर्दी से पढ़ा होगा तो। लव कभी भी क्या नहीं हो सकता, फुल फ्रूटिशन, मतलब उसका पूरी सिद्धि नहीं मिल सकती प्यार को जब तक वो क्या ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए। मतलब वो रंग तभी आता है प्यार में जब वो क्या हो जाए, बर्बाद करते। ये बोला है गाल्सवर्दी ने फ्रेटर्निटी में। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू सेव द ओल्ड लोगों को मतलब कैसे बचाएं, हाउ टू सेव दैट इज़ वर्थ सेविंग, जिनका बचाना बहुत ज़रूरी है। वेदर इन लैंडस्केप, मतलब ओल्ड मतलब पुरानी चीज़ों को कैसे बचाएं, चाहे आप लैंडस्केप में बात करो, हाउस में बात करो या मैनर्स में बात करो, जो हमारी पुरानी प्राकृतिक चीज़ें हैं ना। जैसे आपने देखा होगा आज भी लोग हम एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि पहले तो ऐसे होता था, हमारे पहले जो पूर्वज थे वो तो ऐसे करते थे। तो उनको कैसे बचाएं, जो उनके इंस्टीट्यूशन थे, उनका जो ह्यूमन टाइप था। ये जो है हमारी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है, एंड द वन दैट वी बोदर लिस्ट अबाउट, और इसकी हम सबसे कम चिंता करते हैं। ओके, गाल्सवर्दी ने बोला था ओवर द रिवर में, 1933 में आई थी। ओके, गुड मैन आर डिस्ट्रॉयड डेली। बहुत अच्छी लाइन है। जो अच्छे व्यक्ति है ना वो बर्बाद हो जाते हैं रोजाना, डेली, अंडर आर लव। किसकी वजह से, हमारे नियमों की वजह से। फॉर वॉन्ट ऑफ दैट ह्यूमन इंसाइट विच व्यू दैम एज दे आर पेशेंट एंड नॉट क्रिमिनल्स। मतलब बस वो क्या चाहते हैं,
अच्छे व्यक्ति रोज़ाना बर्बाद हो जाते हैं। जो हमारे नियम कानून हैं उसके अंदर नियम कानून इस तरह के बने हुए हैं। गास्पर्दी ने अपने वर्क में यही तो दिखाया है ना कि जो गरीब है उसके लिए ज़्यादा कठोर नियम है, और जो अमीर है उनको क्या करता है, उनको वो अपराध करके भी बच के निकल जाते हैं, ये दिखाया ना। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति बर्बाद हो रहे हैं नियम कानून के अंदर। वो चाहते हैं कि वो क्या हो, एक ह्यूमन इंसाइट चाहते हैं, वो एक इंसानी अंतर्दृष्टि विच व्यू दैम, जो उन्हें देखे एज दे आर पेशेंट, कि वो क्या है, एक मरीज है, नॉट क्रिमिनल्स, वो क्रिमिनल नहीं है, अपराधी नहीं है, बल्कि मरीज है, मतलब उनको सुधारा जा सकता है, उनका इलाज किया जा सकता है। गास्पर्दी ने जस्टिस में बोला 1910 में। ओके नेक्स्ट, ला क्या, लॉ, नियम, एक मैजेस्टिक, एक शानदार, एडिफाइड मतलब एडिफिस मतलब एक शानदार भवन है। जस्टिस में ये लाइक शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, जो लॉ है ना वो हमें क्या कर रहा है, हम सबको क्या कर रहा है कि उसने शेल्टर दे रखी है, मतलब पनाह दे रखी है। एंड ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, इस भवन का हर एक पत्थर एक दूसरे पे क्या है, टिका हुआ है। किसका, नियमों का, मतलब हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है इसका हर पत्थर एक दूसरे पर टिका हुआ है। यदि हमारा एक पत्थर भी कमज़ोर हुआ ना तो हमें क्या नहीं होगा, जस्टिस नहीं मिलेगा, सारा भवन गिर जाएगा। और हमें क्या करना है, इसको संजो कर रखना है, मतलब किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। ओके, द हीरो ऑफ मिस्टर गास्वर्दीज ड्रामा, जो गास्वर्दी के ड्रामा के हीरो है ना वो क्या है, निकोल साहब कह रहे हैं, अलार्डिस निकोल ने बोला है कि जो गास्वर्दी के ड्रामा के हीरो होते हैं ना वो क्या है, अनसीन फेट है ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस, जो विच वी पुअर मॉर्टल्स कैन बी पिटीफुली क्राई आउट इन ए मोमेंट ऑफ डेस्परेशन एंड हॉरर। मतलब कहने का ये है कि जो गास्वर्दी के ड्रामा के हीरो होते हैं ना वो हमारे आधुनिक अस्तित्व है ना उसकी अनदेखी किस्मत है। जो जिसके खिलाफ जो गरीब लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हम जो गरीब लोग हैं वो पिटीफुली क्या कर सकते हैं, पिटीफुली रो सकते हैं, उन्हें हम दया दिखा सकते हैं डेस्परेशन और हॉरर में। और ये बिल्कुल सच बात है। जो गास्वर्दी के ड्रामा के हीरो हैं वो जो आज की मॉडर्न एग्जिस्टेंस है ना उसकी भयावहता को दर्शाते हैं, उसके डर को दर्शाते हैं कि हम किस तरह से सिस्टम में जकड़ चुके हैं और निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ओके नेक्स्ट, व्हेन मैन इवॉल्व पिटी। आपको बता दूँ जे जॉन गास्पर्दी का वो है, चलो ये नहीं बताती, बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। व्हेन मैन इवॉल्व पिटी ही डिड ए क्यूर थिंग, जब मैंने क्या किया, दया विकसित की ना, इवॉल्व पिटी अपने अंदर दया विकसित की, ही डिड ए क्यूर थिंग उसने विचित्र चीज़ की, डिप्राइव हिमसेल्फ ऑफ द पावर ऑफ लिविंग लाइफ, उसने खुद को वंचित कर लिया, किससे, लिविंग लाइफ की शक्ति से। एज इट इज़ विदाउट विशिंग इट टू बिकम समथिंग डिफरेंट, मतलब उसने जब उसने अपने अंदर दया विकसित की तो उसने एक लिविंग लाइफ की शक्ति को वंचित कर दिया, जैसे उसने इस चीज़ की विश नहीं की हो और वो कुछ और बन गया हो, समथिंग डिफरेंट, कुछ और बन गया हो। कहने का मतलब ये है, जो गास्वर्दी है जब उन्होंने एक लेटर लिखा था थॉमस हार्डी को, तब उन्होंने बोला था कि जो दया है ना उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। जब हमने अपने अंदर दया विकसित की थी ना तो एक विचित्र चीज़ हो गई थी, जो पावर है, शक्ति है जीवन को जीने की, वो हमारी वंचित हो गई थी। ओके, दया की कीमत और जो उसका पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस है उसको समझाने की कोशिश की है। ओके, आर्ट क्या है, आर्ट मतलब कला। कला एक फॉर्म है ह्यूमन एनर्जी की इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में, मतलब हमारी जो मानव की जो हमें एनर्जी है ना वो हमें मतलब कला है उसके लिए। विच रियली वर्क्स, जो वास्तव में काम करती है फॉर यूनियन, पूरे समूह के लिए काम करती है। एंड डिस्ट्रॉय, और नष्ट कर देती है बैरियर को, जो बीच में मतलब बाधाएं हैं बिटवीन मैन एंड मैन,
जो मैन और आदमी के बीच में बाधाएं है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। कौन? कला। इट इज़ द कंटिन्यूअल, ये लगातार अनकॉन्शियस रिप्लेसमेंट है। हाउएवर, फिर भी थोड़ी फ्लीटिंग है, फ्लीटिंग मतलब कम समय के लिए है, ऑफ वन सेल्फ बाई अनदर द रियल कंटेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन जो मानव जीवन का असल में संतोष है ना, और जो एवर लास्टिंग रिफ्रेशमेंट है, एवर लास्टिंग मतलब हमेशा चलने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला रिफ्रेशमेंट है। और हमें खुद को क्या करना है? रिन्यू करना है ना, फिर से शुरू करना है। जब हम अपने आप को वैसा फील करते हैं ना, जैसे कि अब कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, तो उस सब के लिए क्या है? कला है, जो हमें क्या है? ह्यूमन एनर्जी की क्या है? एक फॉर्म है। ठीक है, कला से क्या मिलती है हमें? एक ह्यूमन एनर्जी, मतलब एक एनर्जी मिलती है। तो रिफ्रेशमेंट के लिए, खुद को रिन्यूड करने के लिए क्या ज़रूरी है? कला। गाल्सवर्दी ने बोला था, एक उनका वर्क था वेग थॉट्स ऑन आर्ट 1910 में, उसमें बोला था ये। ओके, अच्छा, द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ ऑल ह्यूमन अंडरटेकिंग आर अनटाइडी। ये जो लाइन है मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी, वो गाल्सवर्दी के लॉयल्टीज़ में थी, और सेम लाइन गाल्सवर्दी के ओवर द रिवर में भी है। इसमें थोड़ा लेंथ करके उन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो हम पढ़ते हैं इसको। जो शुरुआत होती है और अंत होता है ह्यूमन का, किसी भी चीज़ का, वो थोड़ा अव्यवस्थित होता है। चाहे तो आप घर के बनाने को देख लो, जब हम कोई घर बनाने चलते हैं ना, बिल्डिंग ऑफ ए हाउस, तो क्या होता है? शुरू में भी काम थोड़ा हमें अव्यवस्थित लगता है, हमसे ठीक से हो नहीं पाता, और लास्ट में भी बस कैसे कैसे करके पूरा कर देते हैं। आप एक नॉवल की राइटिंग को देख लो, चाहे नॉवल का लिखना हो, या फिर क्या हो, डिमोलिशन ऑफ ए ब्रिज, एक ब्रिज के गिरने का हो, उसके नष्ट होने का हो, या फिर फिनिशिंग ऑफ ए वॉयज, या फिर हमें क्या करनी हो? एक समुद्री यात्रा को पूरा करना हो। चाहे कोई भी मतलब काम करना हो, उसकी शुरुआत और अंत थोड़ा कैसा होगा? अव्यवस्थित होगा, अनटाइडी होगा। ये प्रीवियस ईयर की कोट है, एज ए पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द शोर, जॉन गाल्सवर्दी इज़ ए पोएट। अगर हम बात करें ना, जो लुइस कैज़ामिन है, उन्होंने बोला था गाल्सवर्दी के बारे में कि जो फिजिकल यूनिवर्स है ना, उसको पेंट किया है किसने? एज ए पेंटर काम किया है, और सोल के भी, आत्मा के भी। जॉन गाल्सवर्दी क्या है? एक पोएट है, कवि। ओके, रिलीजन वाज नियरली डेड, धर्म लगभग क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। बिकॉज देयर वाज नो लॉन्गर रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ, क्योंकि अब क्या नहीं रहा? कोई नो लॉन्गर रियल बिलीफ फ्यूचर लाइफ, अब हमारा कोई वास्तविक विश्वास नहीं रहा किसमें? फ्यूचर लाइफ में, भविष्य में। बट समथिंग वाज स्ट्रगलिंग टू टेक इट्स प्लेस, लेकिन कुछ स्ट्रगल कर रहा है, क्या करना? मतलब इसकी जगह लेने के लिए। जो क्या है? सोशल सर्विस है। द आंट्स क्रीड, द पीस क्रीड, गाल्सवर्दी ने ओवर द रिवर में बोला है। ये भी प्रीवियस ईयर की कोट है। ओके, देयर इज जस्ट वन रूल फॉर पॉलिटिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में ना एक ही रूल है पॉलिटिशियन के लिए, मतलब नेताओं के लिए। वो क्या रूल है? नेताओं के लिए क्या रूल है? डोंट से इन पावर व्हाट यू से इन अपोजिशन, तुम पावर में रह के वो मत कहो जो तुमने अपोजिशन पार्टी होती है ना, उसमें रह के किया है। इफ़ यू डू, अगर तुम ऐसा करते हो ना, तो यू ओनली हैव टू कैरी आउट व्हाट द अदर्स फेलो हैव फाउंड इम्पॉसिबल, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा, जो मतलब वही कैरी आउट करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा जो दूसरे फेलो को क्या लगता है, दूसरे लोगों को इम्पॉसिबल फील होता है। ओके, आपने देखा होगा जब अपोजिशन पार्टी में होता है नेता, तो उसके स्टेटमेंट कुछ और होते हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। ओके, और जब वो सत्ता में होता है तब उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो कुछ और होते हैं। गाल्सवर्दी ने मेड इन वेटिंग में बोला है, 1931 में आई थी। ओके, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आर्ट इज़ द ग्रेट एंड यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट। आर्ट क्या है? जस्ट अ मिनट, ये हटा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, शुरुआत। आर्ट क्या है? एक ग्रेट और
यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट है। पहले भी उन्होंने अपने वेक थॉट्स दिए हैं ना, वेक थॉट्स ऑन आर्ट में कालसवर्दी ने आर्ट की डेफिनेशन दी थी, फिर से आर्ट की डेफिनेशन एक और दी है। क्या दी है? आर्ट जो है क्या है? एक ग्रेट, एक महान यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट है। रिफ्रेशमेंट मतलब जो क्या कर देती है? तरोताज़ा कर देती है। फॉर आर्ट इज नेवर डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब आर्ट कभी क्या नहीं होती? सिद्धांतवादी नहीं होती। होल्स नो ब्रीफ फॉर इटसेल्फ, खुद की अपने कोई मतलब वो नहीं रखती। यू मे टेक इट, तुम इसे ले सकते हो, या यू मे टेक इट, तुम इसे छोड़ सकते हो, तुम पर डिपेंड करता है। मतलब आर्ट तुम्हें कुछ थोपती नहीं है, तुम्हारा डिसीजन है तुम्हें क्या करना है। ओके, जो वैल्यू होती है ना सेंटिमेंट की, मतलब जो हमारे अंदर भावनात्मक होते हैं, भावनाएं होती हैं, इज़ द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, वो निर्भर करती है उस अमाउंट पर कि कितने सेक्रीफाइस करने के लिए, कितने बलिदान करने के लिए तुम क्या हो? प्रिपेयर्ड हो इसके लिए। ओके, कालसवर्दी ने किसने बोला है? विंडो में बोला है। ओके, नेक्स्ट, वन आइज आर वॉट वन इज। एक व्यक्ति की आंखें वो होती हैं जो वो होता है रियल में, पर उसका वन इज माउथ वॉट वन बिकम्स, लेकिन उसके मतलब मुंह से वो बोलता है जो वो बन जाता है। कालसवर्दी ने फ्लोवरिंग विल्डरनेस में बोला था। ओके, ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल लव। ओनली प्यार ही क्या कर सकता है? फ्रूटफुल बना सकता है सोल को। बियॉन्ड मीज़र मतलब इसकी गणना नहीं की जा सकती, मृत्यु से भी परे। ये लगभग मार देता है कौन? लव। बट वन वुड नॉट हैव बीन विदाउट इट, लेकिन एक व्यक्ति इसके बिना मतलब जब तक किलिंग मतलब ऐसा ना हो जाए ना, जब तक प्यार मौत से परे, बियॉन्ड डेथ और बियॉन्ड मीज़र ना हो जाए ना, तब तक हम क्या नहीं कर सकते? वन वुड नॉट हैव बीन विदाउट इट, तब तक इसको अच्छे से मतलब फील भी नहीं कर सकता। बियॉन्ड में बोला है ये। ओके, वैसे भी आप बियॉन्ड से इसका आइडिया लगा सकते हो कि बियॉन्ड से होगा। कालसवर्दी का वर्क था। आई कैनॉट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देयर आर थिंग्स, उन चीज़ों को, दैट आई कांट मेक क्लियर, मैं क्लियर नहीं कर सकता तुम्हें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिकॉज यू आर विलफुली ब्लाइंड टू ऑल दैट आई बिलीव इन, तुम अपनी इच्छा से क्या हो चुके हो? उन्हें अनदेखा कर रहे हो जिन चीज़ों में मैं विश्वास करता हूँ। ये सैड्स प्रोग्रेस में बोला है। ओके, होता है ना कभी कभी हम सामने वाले को समझा ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते। ओके, नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज़ ए फाइन प्लेस फॉर दोज, ये संसार एक बहुत अच्छा स्थान है उनके लिए जो क्या करते हैं? हु गो आउट टू टेक इट, जो बाहर निकलते हैं। देयर इज़ ए लॉट ऑफ अननोन स्टफ, एक मतलब बहुत सारी अननोन चीज़ें हैं ऐसी जिनके बारे में हम नहीं जानते। इन इट येट, अभी भी हम उनके बारे में नहीं जानते, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। आई विल फिल यू लैप, मैं तुम्हारी लैप भर दूंगा, मतलब लैप गोद को बोलते हैं। माई प्रीटी सो फुल ऑफ ट्रेजर, मतलब इतनी संपत्ति है, संपत्ति से मतलब जो हम बाहर जाके चीज़ों को फील करते हैं ना, उस संपत्ति की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है। दैट यू शैल नॉट नो योर सेल्फ, जो तुम खुद अपने आप नहीं जान पाओगे। ए मैन वाज नॉट मीन टू सिट एट होम, एक व्यक्ति की जो है घर पे बैठने के लिए नहीं है, बाहर घूमने के लिए है। मतलब वर्ल्ड जो है बहुत अच्छा प्लेस है। कालसवर्दी ने बोला है मैन ऑफ डेवन। ओके, ही इज़ बट ए पुअर फिलोसफर, वो क्या है? और कुछ नहीं बल्कि एक पुअर फिलोसफर है। हु होल्ड्स ए व्यू सो नैरो, इसके जो विचार होते हैं इतने संकीर्ण होते हैं कि वो मतलब अपने एक्सक्लूड फॉर्म्स, वो फॉर्म को भी बाहर निकाल देता है, उसके रूप को भी, अपने पर्सनल टेस्ट की वजह से। ओके, कालसवर्दी ने वेक थॉट्स ऑन आर्ट में ही बोला है। ओके, एवरीथिंग नोन बिफोर इट हैपन्स, सब कुछ मतलब जाने हुआ होता है होने से पहले। जो हेडलाइंस होती हैं वो क्या करती हैं? इवेंट के साइज को दोगुना कर देती हैं। कालसवर्दी ने ओवर द रिवर में बोला है, 1933 में आई थी। ओके, ये स्टेटमेंट विलियम हैरोल्ड ने दिया है कालसवर्दी के बारे में कि कालसवर्दी क्या थे? बाय नेचर वो कोल्ड थे, इम्पार्शियल थे, मतलब भेदभाव नहीं करते थे, जुडिशियल थे। ही कैन प्रेजेंट ऑन द स्टेज, वो स्टेज पे प्रेजेंट कर सकते हैं द क्लैश ऑफ करेक्टर एंड करेक्टर, मतलब करेक्टर और करेक्टर के बीच में क्या क्लैश, स्ट्रगल दिखा सकते हैं वो स्टेज पे।
एक पुअर के बीच में और एक रिच, मतलब गरीब के और धनी के बीच में। एंड ही नेवर डिप्रेस, और वो कभी नहीं दबाते किसकी, न्याय की किरण को, विथ हिज ओन फिंगर, मतलब अपनी फिंगर से तो वो कभी नहीं दबाते। मतलब कहने का क्या है, वो खुद न्याय को दबने नहीं देते। उन्होंने अपने उसमें दिखाया है ना प्ले में, और उन्होंने सोशल जस्टिस पे लिखे है ना प्ले, तो उसने बोला है विलियम हैरोल्ड ने उनके बारे में। ओके, आइडियलिज्म इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वंस डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोबलिज्म, मतलब जो आइडियलिज्म होता है ना, आदर्शवाद, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट समानुपाती होता है किसके, वो बढ़ा देता है हमारी किससे, प्रॉब्लम से डिस्टेंस, दूरियाँ। गाल्सवर्दी ने इस टाइप में बोला है जो आदर्शवाद होता है। आदर्शवादी बन के रहना चाहिए ना हमको। ओके, ब्यूटी मीन्स दिस टू वन पर्सन परहैप्स एंड दैट टू अनदर। ओके, सुंदरता का मतलब किसी के लिए कुछ और होता है और शायद दैट टू अनदर, एक व्यक्ति के लिए कुछ और होता है और दूसरे के लिए कुछ और। ये तो है ही, किसी को कुछ सुंदर लग सकता है और किसी को कुछ सुंदर लग सकता है, डेफिनेटली। इट वॉज सच ए स्प्रिंग डे, एक स्प्रिंग डे की बात है। एच ब्रीथ्स इनटू ए मैन एंड इनएफेबल यर्निंग, एक क्या हो रही, इनएफेबल यर्निंग, एक अनकही यर्निंग, तड़प, एक पेनफुल स्वीटनेस, एक दर्द भरी स्वीटनेस, एक लॉन्गिंग, मतलब किसी चीज़ की चाहत, लीव्स की, ग्रास की, एंड फिलिंग आउट, और क्या करने की, बाहर निकलने की, बाहर निकल के क्या करने की, अपनी आर्म्स, अपनी बाहों को फैलाने की, टू एम्ब्रेस, गले लगाने के लिए, ही नो नॉट वॉट, मतलब उसकी बात की है, नेचर की बात की है इसमें। गाल्सवर्दी ने 4 साइड सालों में एक बसंत ऋतु का स्प्रिंग डे था, इस तरह का बताया है। ओके, काफ़ी लेंथी वीडियो होती जा रही है, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। नॉट द लीस्ट हार्ड थिंग टू वियर व्हेन दे गो फ्रॉम अस, दीज क्वाइट फ्रेंड, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, क्वाइट फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इज़ दैट दे कैरी अवे विद दैम सो मैनी ईयर्स ऑफ आर ओन लाइफ्स, में हमारे जीवन के बहुत सारे सालों को अपने साथ ही ले जाते हैं। होती है ना, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा हमारी मेमोरी होती है, तो वो थोड़ा हार्ड होता है क्या करना, बियर करना, सहन करना। दैन दे गो फ्रॉम अस, जब वे हमसे दूर जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वे हम अपने साथ बहुत सारी हमारे साल भी ले जाते हैं ज़िंदगी के, मतलब यादें ले जाते हैं। गाल्सवर्दी ने बोला है इन स्टडी एंड एस्से में। ओके, ड्रीमिंग इन द पोएट्री ऑफ लाइफ, क्या करना, ड्रीम करना, ड्रीमिंग जो सपना देखना है ना, वो पोएट्री ऑफ लाइफ है। एंड वी मस्ट बी फॉरगिवन इफ़ वी इंडल्ज इन इट ए लिटिल, और हमें क्या करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए खुद को अगर हम क्या है इसमें थोड़ा सा भी इंडल्ज हैं, थोड़ा सा भी मतलब इनफॉल्व है। गाल्सवर्दी ने बोला था 5 स्पीचेज टू पेन क्लब्स एंड ए लेटर, ही माइट विश एंड नेवर गेट इट, द ब्यूटी एंड द लविंग इन द वर्ल्ड। ही माइट विश एंड विश, वो ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा कर सकता है और इच्छा कर सकता है, और शायद इच्छा करने के बाद भी नेवर गेट इट, कभी पा नहीं सकता, द ब्यूटी, सुंदरता को, एंड लविंग इन द वर्ल्ड, संसार में लविंग को। गाल्सवर्दी ने 4 साइड साका में बोला। ओके, आई एम स्टिल अंडर द इम्प्रेशन दैट देर इज़ नथिंग अलाइव क्वाइट सो ब्यूटिफुल एज ए थ्रो वियर्ड हॉर्स, मतलब एक हॉर्स की नस्ल के लिए बोला है कि मैं अभी भी उस इम्प्रेशन में ही हूँ, मतलब इतना इम्प्रेस हुआ हूँ कि देर इज़ नथिंग अलाइव, मतलब इतना कुछ भी इतना ब्यूटीफुल नहीं है, इतना सुंदर जैसे कि ये हॉर्स की नस्ल, मतलब इस तरह से मेटाफर का इस्तेमाल किया है जॉन गाल्सवर्दी ने ग्लिम्पस एंड रिफ्लेक्शन में। ओके, यूथ टू यूथ लाइक द ड्रैगन फ्लाई, किसकी तरह, ड्रैगन फ्लाई की तरह, चेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं हम, चेस कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। एंड लव, लव लाइक द सन वार्मिंग दैन थ्रो एंड थ्रो, जैसे सन क्या करता है, सूरज वार्म करता है, सूरज से गर्मी मिलती है, ऐसे ही प्यार का। गाल्सवर्दी ने 4 साइड सागा में बोला है। लाइफ वाज टू बी लिव्ड, लाइफ क्या करने के लिए है, जीने के लिए है, ना कि टॉर्पिडली टोस्ड,
तो डोज्ड मतलब झपकी लेते हैं ना, टोर्पिडली मतलब स्लगिस आलस से झपकी लेने के लिए नहीं है, बल्कि क्या करने के लिए, जीने के लिए है। थ्रो इन दिस क्यूर कल्चर्ड प्लेस वेयर एज वाज इन द ब्लड। मतलब ऐसा नहीं है कि बस कुछ क्यूर कल्चर्ड प्लेस के लिए ही के थ्रो लाइफ को जियो, जहाँ पे एज जो है मतलब ये कि इस एज का हो गया तो अब ये काम नहीं हो सकता, जबकि लाइफ वाज फॉर लव, प्यार करने के लिए है ज़िंदगी, और टू बी एन्जॉय, और एन्जॉय करने के लिए। गाल्सवर्दी ने डार्क फ्लावर में बोला है। ओके, समर 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 द साउंडलेस फुट स्टेप ऑन द ग्रास। साउंडलेस क्या है, फुट स्टेप्स हैं ऑन द ग्रास। समर को क्या किया है इसमें, मतलब संबोधित करते हुए बोला है गाल्सवर्दी ने। इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट 1918 में आया था। आई डोंट नो मच अबाउट मोरलिटी। मैं ज़्यादा तो मोरलिटी के बारे में नहीं जानता हूँ, बट देयर इज़ दिस, बट जो भी है वो ये है कि इट इज़ ऑलवेज वर्थ वाइल। ये हमेशा क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। बिफोर यू डू एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले, टू कंसिडर वेदर इट्स गोइंग टू हर्ट अनदर पर्सन। मतलब आप कुछ भी करो, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना जो क्या करे, हर्ट करे किसी दूसरे व्यक्ति को। ये बहुत एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके, बोला है ये गाल्सवर्दी ने चांसरी में, जो फोरसाइट सागा की सीरीज़ थी ना, उसी में था ये एक, याद रखना है आपको। ओके, उन्होंने बोला है कि मैं ज़्यादा तो मोरलिटी के बारे में नहीं जानता, लेकिन बस हमें इतना याद रखना है कि हमें दूसरे की फीलिंग को हर्ट नहीं करना है, उसको ध्यान में रख के करना है जो भी करना है। ओके, देयर आर थिंग्स वर्थ बीइंग लॉयल, मतलब कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा वर्थ हैं, लॉयल होना है हमें श्योरली, निश्चित रूप से, कॉफ़ी के लिए, या फिर इंस्टेंस उदाहरण के लिए जान लो, वंस रिलीजन, किसी के क्या लिए, धर्म के लिए। गाल्सवर्दी ने बोला है फ्लोवरिंग विल्डरनेस में 1932 में आया था। ओके, डाउन मतलब डाउन किसे बोलते हैं, सूर्योदय जो सुबह में होता है, मतलब जब दिन का भोर को बोलते हैं, उसको पावर होती है फर्टिलाइज करने का, द मोस्ट मैटर ऑफ फैक्ट। मतलब आपने देखो विज़न, सुबह में हमें विज़न आते हैं, बहुत माइंड फ्रेश होता है, तो इस तरह से बोला है गाल्सवर्दी ने फोरसाइट सागा में। ओके, नेचुरलिस्टिक आर्ट इज़ लाइक स्टडी लैम्प। जो नेचुरलिस्टिक आर्ट होती है ना, प्राकृतिक कला, वो क्या होती है, एक स्टडी लैम्प की तरह होती है, मतलब एक दृढ़ लैम्प की तरह, हेल्ड अप फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमें पकड़े रहता है समय समय पर, इन होल लाइट, जिसकी पूरी लाइट में, थिंग्स विल बी सीन, चीज़ें देखी जा सकती हैं, टू ए स्पेस, एक स्पेस मतलब एक स्थान पे क्लियरली, एंड इन ड्यू प्रोपोर्शन, फ्री फ्रॉम द मिस्ट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्री, स्वतंत्र कर सकते हैं किसको, प्रेजुडाइज और पार्टीशनशिप को, जो उसकी धुंध है ना, मिस्ट किसकी, प्रेजुडाइज की होती है ना। तो ये बोला है गाल्सवर्दी ने डिस्क्राइब किया है अपनी आर्ट इन द एसे ऑन सम प्लेटिट्यूड्स कंसर्निंग ड्रामा में। ओके, ओनली आउट ऑफ स्टिर एंड चेंज इज बॉर्न न्यू सैल्वेशन। कहने का मतलब ये है कि केवल बदलाव से ही क्या हो सकता है, मोक्ष का, नए मोक्ष का जन्म होता है। मतलब बोलते हैं ना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, बदलना तो प्रकृति का नियम है। टू डिनाई, इससे मना करना, इज़ टू डिनाई बिलीफ इन मैन। तो जो हमारा व्यक्ति में विश्वास होता है ना, उससे अगर हमने इससे मना कर दिया ना, किससे, चेंज से, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जो मैन में बिलीफ होता है उसको मना करना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, टू टर्न आवर बैक, हम क्या कर रहे हैं, अपनी पीठ फेर रहे हैं, किससे, साहस से। मतलब हम इतना साहस नहीं रख पा रहे कि हम क्या कर सकें, बदलाव के साथ चल सकें। ओके, गाल्सवर्दी ने बोला है इनपेक्ट थॉट्स ऑन आर्ट। ओके, तो यहाँ इसको फिनिश करते हैं, मतलब इसका एंड करते हैं वीडियो को। और 1 आवर की वीडियो है ये, और इसमें ऑलमोस्ट आपके गाल्सवर्दी कवर हो चुका है, और उनसे जो इम्पोर्टेंट जितनी भी प्रीवियस ईयर की कोट है
और जिनकी आगे भी आने के चांसेस हैं, उनको सबको कवर कर दिया। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका गार्ल्स वर्दी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और बाकी जो थोड़ा बहुत है वो हम अपनी जो 75 डेज़ वाली सीरीज़ है उसमें 2-4 क्वेश्चन रखते रहते हैं गार्ल्स वर्दी से, तो बस हमारा हो जाएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।